प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में घन घनाभ गोला बेलन और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें 16.1 क्लास 10 की प्रश्नावली 16.1 के 5 क्वेश्चन हमने हल किए थे। छठा क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 10 विषय गणित, प्रश्नावली 16.1। प्रश्नावली चल रही है घन घनाभ गोला और बेलन, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। उन्नीस सेंटीमीटर है। तथा उसके विकर्ण की लंबाई ग्यारह सेंटीमीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है 19 सेमी। तो लिखेंगे L लंबाई को बोलते हैं प्लस B चौड़ाई को प्लस H ऊंचाई को। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 दिया है तो बराबर आ गया 19। ये समीकरण बन गई हमारे पास। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर है 19। अब समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करें। L प्लस B प्लस H की होल स्क्वायर। यदि वर्ग करें इस साइड में तो होल स्क्वायर हो जाएगी और इधर हो जाएगी 19 की स्क्वायर। L प्लस B प्लस H की होल स्क्वायर एक सूत्र लगता है 9वीं क्लास में, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। इसका ये सूत्र होता है कि x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सूत्र बनता है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर का पहले पद की स्क्वायर प्लस दूसरे पद की स्क्वायर प्लस तीसरे पद की स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा गुणा तीसरा प्लस 2 गुणा तीसरा गुणा पहला। इसके अनुसार अगर इसको लिखें तो ये बनेगा L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर। ये दो जो सब में आया हुआ है इस सूत्र के अंदर, इस 2 को अगर कॉमन निकाल दें तो ये लिखा जाएगा पहला गुणा दूसरा LB प्लस दूसरा गुणा तीसरा BH प्लस तीसरा गुणा पहला HL या LH। और इसके बराबर में हो जाएगा 19 की स्क्वायर
361। इसको लिख देते हैं समीकरण 1। इसके बाद में इसने दिया है कि घनाभ का विकर्ण की लंबाई दी है 11 सेमी। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का विकर्ण होता है L² + B² + H² का रूट। ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है और इसका मान दिया है 11, तो बराबर आ जाएगा 11। अब दोनों पक्षों का वर्ग इसमें करें तो ये बन जाएगा L² + B² + H²। वर्ग करने पर इस साइड से तो रूट हट जाएगा और 11 का वर्ग करेंगे तो 11 की स्क्वायर 121 होता है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें। यहाँ पर L² + B² + H² के स्थान पर इसका मान है 121। 121 यहाँ लगा दें। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखें तो L² + B² + H², इसका मान 121 है। इसके स्थान पर 121 आ जाएगा प्लस 2 गुणा LB BH + HL और बराबर है 361। अब देखिए 121 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 गुणा LB BH HL बराबर 361। ये 121 है, प्लस का इधर जाएगा तो 121, माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 गुणा LB BH HL बराबर 240। अब इसने पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा LB BH HL। ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। जो मैंने पीछे वीडियो बनाए थे उसमें बताया था कि सूत्र सारे लिखाए गए थे, उसमें देख सकते हैं आप कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। अब इसी का मान हमारे सामने आ गया 240। तो ये जो मान आया है इसका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम लिख देंगे अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है, योग मतलब जोड़ दिया है 19, तो हम लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H तीनों को जोड़ें, बराबर आ गया 19। अब इस पद की पूरे की स्क्वायर कर दें, इसकी भी स्क्वायर कर दें, क्योंकि समीकरण में हम दोनों पक्षों की स्क्वायर कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसकी होल स्क्वायर हो गई, इसकी स्क्वायर हो गई। जब इसको खोलते हैं तो ये सूत्र के अनुसार L की स्क्वायर, B की स्क्वायर और H की स्क्वायर प्लस में 2LB 2BH 2HL बनता है, जिसमें से 2 बार निकाल दें तो इसमें बचेगा LB BH और LH बराबर 19 की स्क्वायर 361। ये समीकरण बना के यहीं छोड़ देंगे जो इस योग से बनाई है। दूसरी बार इसने आगे लिखा है कि उसका विकर्ण जो है घनाभ का वो 11 सेमी है। अब विकर्ण का सूत्र लगा देंगे, L² + B² + H² का रूट बराबर विकर्ण दिया है 11। अब यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इस साइड में वर्ग करेंगे तब तो रूट हट जाएगा और 11 का वर्ग करेंगे 121 आ जाएगा। ये समीकरण आ गई 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है, तो L² B² H² ये समीकरण 1 में है, L² B² H² ये समीकरण 2 में है। तो इसका मान इसमें 121 आया हुआ है, तो ये मान 121 इनके स्थान पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मान लगा दिया 121, समीकरण 2 का मान 1 में रखा तो, और ये सेम लिख दिया आगे फिर 2LB BH और HL
बराबर 361 है ही, ये 121 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो इसका मान बच गया 240। और ये जो सूत्र है ये सूत्र होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और जब इस सूत्र का मान 240 आया है इसका मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यदि आप किसी को इस प्रकार से नहीं आए तो सीधा शॉर्टकट भी लगा सकते हैं आप सूत्र को। देखिए किस प्रकार से हम इस सवाल में सीधा सूत्र लगा सकते हैं। इसने दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर है 19 और विकर्ण दिया है 11। निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप सीधे सूत्र लगा सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की होल स्क्वायर माइनस विकर्ण की होल स्क्वायर या विकर्ण की स्क्वायर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का मान 19 है, 19 की स्क्वायर माइनस विकर्ण 11 है, 11 की स्क्वायर 19 की स्क्वायर हो गया 361 माइनस 11 की स्क्वायर हो गया 121, ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा आ सकती है या हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो समझने वाली बात यह है कि कमरे का फर्श है वो वर्ग के जैसा है, मतलब वर्ग फर्श का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का सूत्र लगेगा भुजा गुणा भुजा। और ये मैंने बताया था प्रश्नावली के स्टार्टिंग में कि जब कोई आकृति नीचे से लगाकर ऊपर तक एक समान हो तो उसका आयतन जो है वो ज्ञात करने के लिए आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा किया जाता है। कमरे में जितनी हवा है वो उस कमरे का आयतन है। तो यहाँ पर कमरे के अंदर हवा दी है 180 घन मीटर, यानी ये कमरे का आयतन है। और आयतन के लिए सूत्र बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई बराबर हो जाएगा कमरे का आयतन। घन हो या घनाभ हो, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें तो उसका आयतन आता है। और चाहे वो बेलन हो, जो आकृति नीचे से ऊपर तक एक समान हो, बीच में से चौड़ी या पतली न हो, तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाता है। अब आधार इसका कैसा है, वर्ग के आकार का है फर्श, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा और गुणा में ऊंचाई बराबर आयतन है 180 घन मीटर। अब देखिए भुजा है इसकी 6, तो 6 गुणा में क्या आ जाएगी ऊंचाई,
बराबर आ जाएगा 180। ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को कमरे की, पूछा है कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊंचाई यहाँ पर रख लेंगे 180 में 6 गुणा 6 का दे देंगे भाग। तो ऊंचाई बराबर 6 का भाग दें, 6 × 18, 30/6। ऊंचाई बराबर 6 × 5 = 30, 5 मीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन देखिए, चौवालीस मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दिया इसने 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में बाईस सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। चौवालीस मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी ये बतानी है कि कोई दीवार है उसमें ईंट कितनी लगेंगी। दीवार की भी नाप दी हुई है और ईंट की भी माप दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। यदि मीटर को सेमी में बदलना पड़े तो 100 से गुणा करना पड़ता है। यदि मीटर को सेमी में बदलना पड़े तो 100 से गुणा करना पड़ता है। यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़े तो 100 का भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए ये सारी बात बता रहा हूँ कि जब भी गुणा या भाग करने हों तो इकाइयाँ हमेशा बराबर होनी चाहिए, चाहे तो सारी इकाइयाँ सेंटीमीटर में हों चाहे सारी इकाइयाँ मीटर में हों। क्योंकि क्वेश्चन में या फॉर्मूले में जब भी संख्याओं को हम रखते हैं तो यदि उनकी इकाइयाँ समान नहीं हैं तो उस फॉर्मूले में उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम यह है कि यदि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है और उसमें गुणा भाग या जोड़ घटाव करने हैं तो इकाई हैं वो समान कर लें। जैसे यहाँ पर ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेमी में है, आगे सारी नाप सेमी में हैं। तो तरीका ये है कि या तो आप सारी नाप को मीटर में बदलिए या आप सारी नाप को सेंटीमीटर में बदलिए। तो यदि हम सेंटीमीटर का मीटर बनाएं तब तो देखिए 4 नाप हमें बदलनी पड़ेंगी, 1 2 3 और 4 नाप सेमी में हैं, चारों बदलनी पड़ेंगी। और अगर हम मीटर को सेमी में बदलें तो हमें केवल 2 ही नाप बदलनी पड़ेंगी। इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि उसमें हमें केवल 2 ही नाप बदलनी है, 2 ही नाप मीटर में हैं। और मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा। जब भी कभी आपको किसी की संख्या ज्ञात करनी हो, ईंटों की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी ईंट लगेंगे, ईंटों की संख्या बतानी है। संख्या जब भी ज्ञात करनी हो तो सूत्र लगाएंगे, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर बड़ी आकृति दीवार है, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगा दें, ईंटों की संख्या आ जाएगी।
तो लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे में आ जाएगा ईंट का आयतन। जब भी हमें संख्या निकालनी हो, अब ईंटों की संख्या निकालनी है किसी भी प्रकार से, जैसे कि कोई अर्धगोले के आकार का बर्तन है, उसमें हमें कितने गिलास पानी आ जाएगा कि ये बताना है कि 5 गिलास आएगा, 10 गिलास पानी आएगा, संख्या बतानी है। या फिर दीवार में ईंट कितनी लगेंगी ये संख्या बतानी है। या किसी गोलाकार बर्तन में कोई पानी है, उसको खाली करना है गिलास भर भर के। या शंकुनुमा कोई कीप है, वो भर भर के बाहर निकालनी है, कितनी बाहर निकल जाएंगी। मतलब संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न हो जिसमें ये पूछा जाए कि कितनी ये भर जाएंगी इससे, या इसमें कितनी लग जाएंगी, तो संख्या का जब भी प्रश्न आएगा तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग देना है। अब दीवार भी घनाभ के आकार की होती है और ईंट भी घनाभ के आकार की होती है। तो दीवार के आयतन में भी घनाभ के आयतन का सूत्र लगेगा L गुणा B गुणा H, और ईंट भी घनाभ के आकार की होती है, इसलिए ईंट में भी सूत्र लगेगा L गुणा B गुणा H, दोनों में ही घनाभ का सूत्र लगेगा। इसकी नाप बड़ी है इसलिए मैंने बड़ी संकेत दे दिया कैपिटल लेटर्स में, और इसकी नाप छोटी है इसलिए संकेत दिया है स्मॉल लेटर्स में। अब ये देखिए 44 मीटर है, इसको सेमी में बदलें। 44 मीटर लंबाई दे रखी है, दीवार की माप है ये, दीवार की माप। या का निशान लगाइए। 44 गुणा 100 बराबर 4400 सेंटीमीटर। एक नाप को सेमी में बदल दिया 44 मीटर को। अब दूसरी नाप मीटर में, इसको सेमी में बदलेंगे। चौड़ाई है इसकी, ऊंचाई है इसकी 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 गुणा 100 बराबर 150 सेंटीमीटर। अब ये नाप दोनों मैंने सेमी में बदल दी। अब यहाँ पर रख लेंगे दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। चौड़ाई है इसकी 85 सेमी। ये दीवार की नाप हैं तीनों, इनको दीवार की जगह रख देंगे। 4400 गुणा 150 गुणा 85, और ये ईंट की माप हैं, ये सारी सेमी में ही हैं, इसलिए इनको सेम रख देंगे। 22 गुणा 10 गुणा 17। अब देखिए 0 से 0 कट हो जाएगी। 22 दूनी 44, ये 200 आ जाएगा, और 17 पंजा 85, ये 5 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, ये 1000 आ जाएगा। गुणा में आ गया 15, ये आ जाएगा आपका 15,000 ईंटें लगेंगी इसमें। तो इस प्रकार की दीवार बनाने के लिए ईंटें हैं वो 15,000 की ज़रूरत पड़ेगी। आगे वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करें। घन का आयतन दिया है और उसकी भुजा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, घन का आयतन दिया है 512 घन सेमी, और उसकी भुजा पूछी आपसे।
तो देखें, आयतन या क्षेत्रफल जब भी सवाल में दिया हुआ मिले तो उसको सूत्र के बराबर रखना होता है। आयतन या क्षेत्रफल किसी भी आकृति का यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए, दिया हुआ मिल जाए, तो उसको सूत्र के बराबर लिखना होता है। जैसे घन का आयतन दिया है तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब बराबर 512 है। अब देखिए 512 जो है ये 8 की क्यूब होता है। कुछ क्यूब याद करनी है जिनको आप लिख सकते हो। 1 की क्यूब 1 होता है, 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की क्यूब 27 होती है, 4 की क्यूब 64 होती है, 5 की क्यूब 125 होता है, 6 की क्यूब 216 होता है, 7 की क्यूब 343 होती है, 8 की क्यूब 512 होती है, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 10 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए। बाय द वे क्यूब याद नहीं है तो जैसे ही इधर से क्यूब बटेगी इधर से घनमूल निकालना पड़ेगा। जैसे कि बड़ी संख्या आ जाए जिसकी क्यूब याद न हो, उसके लिए क्या करना होगा कि इधर से जैसे ही क्यूब हटाएंगे हम भुजा की, तो इस साइड से घनमूल निकालना पड़ता है। अगर इस साइड में क्यूब के स्थान पर स्क्वायर हटाएं तो इस साइड इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपको क्यूब याद नहीं भी है, 512 ये 8 की क्यूब है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा सवाल को? 512 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का भाग दे दें, 2 दूनी 4 बच गया 1, 5 दूनी 10 बच गया 1, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 बच गया 1 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दें 56, फिर 2 का भाग दें 28, फिर 2 का भाग दें 14, फिर 2 का भाग दें 7, दो दूनी 4 बच गया 1, 5 दूनी 10 बच गया 1, 6 दूनी 12, 256। 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। यानी कि भुजा की क्यूब बराबर √3 गुणनखंड हो गए 2 गुणा 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दुए आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही ये क्यूब बटेगी तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। वर्गमूल में तो जोड़े बनाने होते हैं 2 2 के, लेकिन घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो 3 का एक जोड़ा इसमें से 1 दुआ बार, 3 का एक जोड़ा 1 दुआ इसमें से बार, 3 का एक जोड़ा 1 दुआ इसमें से बार। तो भुजा बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगी। यदि आपके क्यूब याद नहीं हैं या कोई बड़ी संख्या आ जाए उसका करना हो तब तो ऐसे गुणनखंड करके और फिर उसका घनमूल निकाल देंगे। बाय द वे मान लो आपके जिनकी क्यूब याद है उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो इतनी माथापच्ची करने की और ज़रूरत नहीं होती है। फिर क्या है कि सीधा ही हम ऐसे कर लेते हैं कि जैसे भुजा की